एवरीवन। अभी तक की वीडियोस में हमने टेस्ट के बारे में बात की थी। हमने तीनों टेस्ट कर लिए हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट पहला था, देन था HSPQ और तीसरा टेस्ट था हमारा PSSHI पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। अब हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा युग्मित सहचर्य विधि, पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। इसमें हम सैद्धांतिक पक्ष की बात करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन बताएंगे पहले तो मेमोरी का, कि लर्निंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी स्मृति होती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को याद ही नहीं कर पाएंगे तो हम जीवन ही नहीं कर पाएंगे, अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें। और स्मृति के लिए 3 एलिमेंट होते हैं। तो पहला है स्मृति, दूसरा है धारणा और तीसरा है पुनर्स्मरण। जो हम आज से कर रहे हैं या जो हमारा आज का एक्सपीरियंस है वो हमें आने वाले कल में काम देता है, और जो हमने पास्ट में किया है या जो हम कर चुके हैं वो एक्सपीरियंसेस हमें आज काम देते हैं। यही स्मृति है और यही जो है मनोवैज्ञानिक धारणा है कि स्मृति जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन यापन के लिए। वुडवर्थ की एक डेफिनेशन है स्मृति के बारे में, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। मतलब कि जो हम चीज़ पहले सीख चुके हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसको जब हम दोबारा याद करते हैं तो वही हमारी स्मृति होती है। स्मृति का अर्थ देखते हैं हम। तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी रूप से पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति वह क्रिया है जो किसी वस्तु, स्थान, घटना को देखकर आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसे देखने, मन में लाना स्मृति कहलाता है। मतलब हम कहीं भी किसी चीज़ से जुड़ी हुई हमारी कोई जो है घटना है, कोई इवेंट है, कोई सुख है, कोई दुख है, तो उसे हम जब देखते हैं तो वही हमें याद आ जाता है। ये हमारी मेमोरी का पार्ट है, ये इसे ही हम मेमोरी कहते हैं। इसमें वे घटनाएं जो व्यक्ति के ने पूर्व में देख ली हैं या जिन्हें वह अनुभव करता है वो सारी ही आती हैं। या ऐसी मान्यता है कि प्राणी में कुछ सीखता है, उसकी एक छाप छोड़ जाता है अपने दिमाग में, उसे हम स्मृति चिन्ह कहते हैं, यानी कि मेमोरी ट्रेस कहते हैं। ये था मेमोरी का अर्थ। अब हम इसकी परिभाषाएं, कुछ अलग डेफिनेशंस भी हैं। तो हिलगार्ड के अनुसार स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जो है अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव और कौशल का जो है पुनर्स्मरण किया जाता है। यानी कि मेमोरी जो है वो हमारी मेंटल एक्टिविटी है। इसमें हम जो भी पास्ट में कर चुके हैं उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस और उसके स्किल्स को दोबारा से याद करते हैं। मैकडूगल के अनुसार एक डेफिनेशन है इसमें। फिर एक डेफिनेशन है रायबर्न के अनुसार। देन है अच्छी स्मृति के लक्षण, यानी कि गुड मेमोरी के क्या क्या सिंबल्स होते हैं। तो उत्तम धारणा शक्ति, जो व्यक्ति किसी अनुभव को बिना दोहराए अधिक समय तक स्मरण रख पाता है वह अच्छी स्मृति का कहलाता है। शीघ्र अभिज्ञान, अच्छी स्मृति की एक आवश्यक विशेषता शीघ्र पहचानने की भी होती है। शीघ्र अधिगम, यानी कि जल्दी से लर्न करना किसी चीज़ को, ये भी एक गुड मेमोरी का सिंबल है। शीघ्र प्रव्यास्मरण, स्मृति की विशेषता यह है कि कुछ भी याद किया जाए या अनुभव प्राप्त हो उसका प्रत्यास्मरण शीघ्र हो जाए। अनावश्यक बातों की विस्मृति, मतलब कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें हम भूल जाएं। देन है स्मृति के प्रकार। तो व्यक्तिगत स्मृति, जो हम पर्सनल हमारे साथ हुआ है उन बातों को याद रखते हैं और जिसने हमारी सहायता की होती है कष्ट में, दुख में, उसे हम कभी नहीं भूल पाते हैं। ये हमारा टोटल पर्सनल होता है, इसलिए हम इसको व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। अव्यक्तिगत स्मृति जो होती है वो
व्यक्तिगत नहीं होती है। इसमें कुछ बातें या कुछ लिखा पढ़ा, हमने कहीं बुक से पढ़ा तो उसकी एक मेमोरी बन जाती है, उसे हम अव्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। तत्कालिक स्मृति वह होती है जो क्षणिक होती है। इसमें हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी चीज़ को नहीं याद करते हैं। जैसे कि मार्केट से हमें कुछ लाना है तो हमने तुरंत याद किया, मार्केट से सामान लाया, तो उसके बाद भूल जाते हैं या कल भूल जाएंगे। ये हमारा ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा। निष्क्रिय स्मृति वह होती है जिसके लिए हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें कुछ याद करना है तो उसके लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। देन है शारीरिक स्मृति। इस स्मृति में हम अपने शरीर के किसी अंग या अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्य का स्मरण रखते हैं। यानी कि हमें अगर टाइपिंग करनी है तो हम उंगलियों का ही इस्तेमाल करेंगे, अगर हारमोनियम बजाना है तो हम उंगलियों का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें मतलब हमें ये पता होता है कि हमें शरीर के किस अंग का प्रयोग करना है। सच्ची या शुद्ध स्मृति। कुछ स्मृति से हम याद किए हुए तथ्यों का स्वतंत्र रूप से पुनः स्मरण करते हैं, उन्हें हम सच्ची या शुद्ध स्मृति कहते हैं। सक्रिय स्मृति। इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों को पुनः स्मरण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना होता है। तार्किक स्मृति। इस स्मृति में हम किसी बात को भली भांति सोचकर और तर्क करके उसका स्मरण करते हैं, यानी कि उस पर हम उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट, डिमेरिट, गुड दोष सब कुछ देख लेते हैं, तब उसे करते हैं। आदत स्मृति। इस स्मृति में हम किसी कार्य को बार बार दोहरा कर करते हैं तो वो हमारी आदत में आ जाता है, यह आदत स्मृति होती है। फिर स्मृति के कुछ नियम हैं, तो आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम। आदत का नियम देखते हैं तो जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसकी एक छाप हो जाती है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, उससे हम बिना विचार किए, बिना किसी प्रिकॉशंस के कर सकते हैं, तो उसे हम आदत का नियम कहते हैं। देन है निरंतरता का नियम। तो ये कंटिन्यूएशन हो जाता है, जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उससे हमें कुछ अनुभव प्राप्त होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो उसका हमारे माइंड पे जो है एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक कंटिन्यूएशन हो जाता है। जैसे कि हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसे गुनगुनाने लगते हैं, उसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये निरंतरता का नियम है। परस्पर संबंध का नियम। यह नियम वह होता है जैसे कि चीज़ें को रिलेट करती हैं। इसमें एक घटना को देखकर दूसरी घटना याद आ जाना, या एक स्थान को देखकर दूसरे घटना का याद आ जाना। जैसे हमारा कोई प्लेस होता है तो हमारा कोई मेमोरेबल इवेंट होता है, वहाँ से वो हमें तुरंत याद आ जाता है। या उत्तराखंड का नाम लेते ही जैसे हमें उत्तराखंड की त्रासदी याद आ जाती है, जो बाढ़ आई थी वहाँ पे। ये परस्पर संबंध का नियम है। फिर है स्मृति उन्नत करने के उपाय, स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी। मतलब हम अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इच्छापूर्ण सीखना, मतलब किसी चीज़ की इच्छा हो हमें, तब हम जब उसको सीखते हैं तो इससे हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है। समझ के साथ सीखना। जब हम किसी चीज़ को समझ के सीखते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो हमारी मेमोरी जो है इंक्रीज होती है। निश्चित लक्ष्य। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ सीखना चाह रहे हैं, एक हमारा टारगेट हो, उस पर हम काम जब करते हैं तो हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है। पुनरावृत्ति, रेपिटेशन, मतलब बार बार जब हम किसी चीज़ को दोहराते हैं तो हमारी मेमोरी बढ़ती है। लय के साथ सीखना, मतलब एक प्रोसेस होना चाहिए हमारा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम आज हमने ये किया, कल किसी और चीज़ को करने लगे। तो एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए हमारे कार्य में। दिन है सांतराल विधि का नियम। इसमें मतलब प्रॉपर आपको स्पेस दिया जाता है, एक चीज़ को करने के बाद आप आराम करिए, उसके जो है सिंबल्स बनने दीजिए अपने माइंड पे, तब दूसरे काम को करिए। दिन है सामान्य गति से सीखना। मतलब इसमें हम फास्ट रैपिड फायर राउंड नहीं लगाते हैं, किसी चीज़ को करते हैं तो यूजुअली जो उसकी स्पीड है उसी स्पीड पे काम करते हैं आराम से।
देन है प्रतिमानों का नियम, इमेजिनरी थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उन्हें हमें अप्लाई करना चाहिए। देन है व्यक्तिकरण से बचाव, सेफ्टी फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस, कोई नया कार्य सीखने के बाद विश्राम किया जाए तो स्मृति अधिक होती है, यानी कि अगर हम कोई नए काम को कर रहे हैं तो इसके बाद हमें रेस्ट जरूर करना चाहिए। फिर है विचार सहचर्य के नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन में 2 नियम हैं। सहचर्य के प्राथमिक नियम में आपका पहला है सहचर्यता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 घटनाएं या अनुभव का ज्ञान हम एक साथ ग्रहण करते हैं तब वे स्मृति पटल पर एक दूसरे से संबंधित होकर एक साथ अंकित हो जाती हैं। कोई भी 2 इवेंट्स का अगर हम एक साथ रिकॉल कर रहे हैं या उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे वो दिमाग में एक साथ ही याद आ जाती हैं। जैसे ये जो है 2 प्रकार से हो सकता है, कालगत यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ हमारे मेमोरी में आई हो, और दूसरा है स्थानगत, कोई किसी एक स्थान से रिलेटेड हो तब वो याद आ जाती है। फिर है समीपता का नियम, मतलब कि एक दूसरे से कितनी चीज़ें रिलेट कर रही हैं, उनका कितना संबंध है, ये भी हमारी मेमोरी में एक साथ आ जाती हैं, दोनों घटनाएं, दोनों वस्तुएं। तो ये हमारा था समानता का नियम, समीपता का नियम, कितनी जो है एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है उनका। फिर है समानता का नियम, मस्तिष्क में 2 या 2 से अधिक समान विचार की उपस्थिति होने पर समानता के कारण उसमें सहचर्य स्थापित हो जाता है, वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं। फिर है विरोध का नियम, यानी कि जब एक दूसरे से चीज़ें विरोधी होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो उसमें भी एक एसोसिएशन हो जाता है, एक संबंध हो जाता है। जैसे कि सुख और दुख, रात और दिन, बुरा और भला। सहचर्य के कुछ गौड़ नियम भी हैं, तो इसमें है पहला प्राथमिकता का नियम, जो हम पहले प्राप्त करते हैं वह हमारे मस्तिष्क में बहुत समय तक रहता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, अतः हम उसे सरलता से स्मरण कर लेते हैं, उसके लिए हमें कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बारंबारता का नियम, यानी कि जब हम मस्तिष्क में हम अनुभव या घटना का सहचर्य उतनी ही शीघ्रता या स्थायी ही स्थापित होता है जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक हो। जब फ्रिक्वेंसी किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो हमारे माइंड में वो उतनी ही जल्दी सेट हो जाता है। फिर है नवीनता का नियम, नवीन संस्कार तथा अनुभवों की हमारे मस्तिष्क पर स्पष्ट छाप पड़ती है। किसी पाठ्य सामग्री को स्मरण किए जाने पर अपेक्षाकृत नवीनता के कारण किसी फिल्म या अंतिम दृश्य अवश्य स्मरण रहता है। कोई नई चीज़ भी अगर हम देखते हैं तो उसका भी लास्ट इवेंट हमें जरूर याद होगा। स्पष्टता का नियम, किसी घटना अथवा वस्तु का स्मरण उतनी ही शीघ्रता या स्थायी से होता है जिसके अनुभव अधिक स्पष्ट होते हैं। अगर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो हम उसे बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। मनोभाव का नियम है, फिर व्यक्ति के मन में जिस समय जैसे भाव या विचार होते हैं वैसे ही वह अनुभव करता है, यानी कि हमारा इमोशनल टच कैसा है वो बहुत डिपेंड करेगा कि हमारी मनोदशा कैसी है, वैसे ही हम वस्तुओं को सीखते हैं, वैसे ही हमारा एक्सपीरियंस होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें कैसे लिखना है। तो इसमें पहले लिखेंगे क्रियात्मक पक्ष, फिर प्रयोग का नाम लिखेंगे, युग्मित सहचर्य विधि, और इसके लिए हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम इसके द्वारा जो है स्मरण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और ग्राफ के थ्रू अध्ययन करेंगे, ये हमारा नियम है। विषयी का विवरण देंगे हम, फिर प्रयोगकर्ता का विवरण देंगे इसमें, फिर आवश्यक सामग्री बताएंगे कि 12 कार्ड्स चाहिए होंगे हमें, 7x5 इंचेस के, एक विराम घड़ी चाहिए, एक ग्राफ पेपर चाहिए और पेन और पेंसिल स्टेशनरी चाहिए। फिर इसमें प्रारंभिक तैयारियां हम बताएंगे। सर्वप्रथम किसी विषय को शांत वातावरण में हमने बिठाया, विराम घड़ी दी, आरामदायक स्थिति दी उसे,
और उसे उसके मेंटल लेवल को प्रिपेयर किया, उसको बताया कि 12 कार्ड्स हैं 7x5 इंचेस के, 4 कार्ड्स जो है मीनिंगफुल वर्ड होंगे, सार्थक शब्द होंगे, और 4 जो होंगे वो सार्थक और निरर्थक शब्द होंगे, और 4 जो होंगे वो सार्थक शब्द और नंबर के साथ होंगे। ये हम प्रारंभिक तैयारी में लिखेंगे। इसके बाद सावधानियां बता देंगे कि कार्ड की जो लंबाई चौड़ाई है वो 7x5 इंचेस ही होनी चाहिए, विराम घड़ी जो है वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए हमारे विषयी को, और प्रयोगकर्ता को विषयी को कार्ड पहले नहीं दिखाने चाहिए, और एक दूसरे से शब्द जो है रिलेट नहीं करने चाहिए कार्ड में, मतलब कि वो अपोजिट ना हो, विलोम शब्द ना हो, और एक दूसरे के पर्यायवाची ना हो, एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट ना करते हों। फिर हम इसमें निर्देश लिखेंगे। तो निर्देश में हम बता देंगे कि 12 कार्ड्स को हम विषयी को एक एक करके दिखाएंगे 2 सेकेंड का टाइम दे देकर, उसके बाद उसे 1 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद एक एक करके हम कार्ड दिखाएंगे 2 सेकेंड का टाइम दे देकर, और विषयी से रिस्पॉन्स लिखेंगे, और जितने भी ट्रायल हमारे चले जाएंगे उनकी एक हम तालिका बनाएंगे। फिर प्रक्रिया, आपने जो भी प्रक्रिया फॉलो की है ये पूरी, ये इसमें हम लिख देंगे। ये हमारी प्रक्रिया है। अब इसमें हम निरक्षर तालिका बनाएंगे। तो निरक्षर तालिका के लिए क्रम संख्या लिखेंगे, युग्मित शब्द लिखेंगे, अनुक्रिया ट्रायल कितने गए हैं ये लिखेंगे। तो अब फर्स्ट पेयर्ड होगा हमारा सार्थक शब्द का, मीनिंगफुल एंड मीनिंगफुल वर्ड होंगे इसमें, जो दोनों ही वर्ड, आप 4 वर्ड लेंगे इसमें, 4 अलग अलग वर्ड होंगे, उनके सारे ही मीनिंगफुल वर्ड होंगे, दोनों ही शब्द का कोई ना कोई अर्थ आता हो वो इसमें लिखेंगे, और जितने भी ट्रायल आपके जाएंगे सब्जेक्ट के साथ वो आप इसमें रिकॉर्ड में लिख देंगे। देन सेकेंड पेयर होगा हमारा सार्थक और निरर्थक शब्द का, इसमें भी 4 शब्द आप लेंगे, तो एक तरफ आप सार्थक शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ आप निरर्थक शब्द लिखेंगे जिनका कोई भी अर्थ ना आता हो। इसमें भी जितने ट्रायल आपके जाएंगे वो आप लिख देंगे। फिर आप सार्थक शब्द एक साथ लिखेंगे थर्ड पेयर में, और एक तरफ लिखेंगे अंक। इसमें आप कोई भी सार्थक शब्द ले सकते हैं जिसका कोई मीनिंग हो, कोई प्लेस नेम, कोई फ्रूट नेम, कोई स्टेट नेम, कुछ भी ले सकते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, और अंक आप लिख देंगे दूसरी साइड। फिर इसमें भी जितने ट्रायल आपके गए हों वो आप लिख देंगे, और लास्ट में लिखेंगे सही प्रतिक्रियाएं, कितने सही रिस्पॉन्स आए और कितने गलत रिस्पॉन्स आए टोटल। ये आप कंडक्शन तब तक करते हैं जब तक आपका सब्जेक्ट जो है 2 बार सारे रिस्पॉन्स सही नहीं दे देता है। फिर आप अपने सब्जेक्ट से एक अंतर्दर्शन विवरण लिखाएंगे कि उसे स्टार्टिंग में कैसा फील हुआ, फिर करते करते बाद में कैसा फील हुआ, और क्या उसने सीखा इससे। ये आपके सब्जेक्ट की अंतर्दर्शन रिपोर्ट होगी, विवरण होगा। इसमें लास्ट में वो सब्जेक्ट से साइन करा लीजिएगा। फिर इसके बाद हम परिणाम बताएंगे कि कितने कठिनाइयाँ आई हैं आपके सब्जेक्ट को, और कितने रिस्पॉन्स उसके सही हुए पहले, फिर बीच में, फिर उसके बाद लास्ट वाले में सार्थक शब्द और नंबर में लास्ट में कितने सही हुए। फिर आप परिणामों की व्याख्या करेंगे, सारे ही परिणामों की व्याख्या करनी है आपको जितने भी ट्रायल आपके गए हैं। सबसे पहले आप परिणामों की व्याख्या में बताएंगे कि आपके जो विषयी था वो शब्द युग्म आपका क्या था, कौन से पेयर में आप चल रहे थे, सार्थक में चल रहे थे, या सार्थक निरर्थक में चल रहे थे, या फिर सार्थक और नंबर में चल रहे थे। तो कितने राइट रिस्पॉन्स आए और कितने रॉन्ग रिस्पॉन्स आए इसके बारे में आप व्याख्या करेंगे। जैसे ये प्रथम प्रयास की व्याख्या है, फिर द्वितीय प्रयास की व्याख्या है, तृतीय प्रयास की व्याख्या है ये, फिर चतुर्थ प्रयास की व्याख्या है, पंचम प्रयास की व्याख्या है, षष्ठम प्रयास की व्याख्या है, सप्तम प्रयास की व्याख्या है, अष्टम प्रयास की व्याख्या है, नवम प्रयास की व्याख्या है। जितने भी रिस्पॉन्स आपके जाएं सबकी व्याख्या करिएगा।
फिर आप ऐसे ये ग्राफ पेपर बनाएंगे और इसमें आप मेजर्स दिखा देंगे कि आप एक बॉक्स को कितना ले रहे हैं। देन आप इसमें एक्स एक्सिस पे किए गए प्रयास दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे कितने सही जवाब आए हैं, सही प्रतिक्रियाएं आई हैं वो दिखाएंगे। तो फर्स्ट ट्रायल पे आपके सब्जेक्ट का कितना सही जवाब था वो लिखेंगे, सेकंड ट्रायल पे कितना था उस पर पॉइंट रखेंगे, थर्ड पे कितना था, ऐसे ही जितने ट्रायल आपके जाएंगे उतने राइट रिस्पॉन्स पे आप ऐसे पॉइंट रखते चले जाएंगे। फिर उससे आप मिला देंगे तो आपको ऐसी एक लाइन मिलेगी जो आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ था और ये आपका सही ग्राफ है, तो इसकी आप व्याख्या करेंगे सही ग्राफ की। तो इसमें आप बताते जाएंगे कि फर्स्ट ट्रायल पे कितना गया आपका सही रिस्पांस, सेकंड पे कितना, थर्ड पे कितना, फोर्थ पे कितना गया, ऐसे ही लास्ट ट्रायल तक आप बता देंगे और कितने सही रिस्पांस गए हैं। फिर आप उसको मिला के आपकी जो है आखिरी में वह 2 लगातार प्रयासों में सही प्रतिक्रियाएं देता है, जो कि लाइन वहाँ पर स्थिर हो जाती है। फिर आप एक गलत प्रतिक्रिया का ग्राफ बनाएंगे, इसमें भी आप मेजर्स दिखा देंगे और इधर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्स एक्सिस पे आप दिखाएंगे किए गए प्रयास और वाई एक्सिस पे गलत प्रतिक्रिया दिखाएंगे। तो फर्स्ट ट्रायल में कितनी गलत प्रतिक्रियाएं थी वो आप बताएंगे, सेकंड में कितनी थी और फिर लास्ट ट्रायल आपके लास्ट 2 ट्रायल जो होंगे वो 0 पे आए होंगे, तो वो दोनों तो 0 ही रहेंगे। बाकी आप लाइन पूरी मिला देंगे 0 तक इन तक, तो एक आपको लाइन प्राप्त हो जाएगी इसमें ग्राफ पे। इसकी भी आप व्याख्या करेंगे गलत प्रतिक्रिया की। तो जैसे सही प्रतिक्रिया की व्याख्या थी वैसे ही आप गलत प्रतिक्रिया में बताएंगे कि कितनी गलत प्रतिक्रियाएं हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे आप। तो ऐसे आप विश्लेषण दिखा सकते हैं इसमें। फिर आप निष्कर्ष दिखाएंगे इसमें। अतः इस प्रयोग के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि यदि बार बार किसी वस्तु या चीज़ या शब्द को बार बार दिखाया जाए तो वह किसी वस्तु के साथ उसको जोड़कर याद कर लेता है। मतलब कहीं ना कहीं एसोसिएट करके सब्जेक्ट उस चीज़ को मेमोराइज कर पाता है। फिर इसमें हम शैक्षिक निहितार्थ बताएंगे कि शिक्षक को हेल्प मिलती है कि टीचिंग मेथड्स को सीख सके और उनको अप्लाई कर सके बच्चों पर, ताकि बच्चे जो है बहुत सरलता से और शीघ्रता से चीज़ों को सीख सकें। इस प्रयोग में हम यह भी जान सकते हैं कि बच्चे जो है इनकरेज होते हैं, उनका मोराल हाई होता है और उनको इंटरेस्टिंग लगता है सीखने की प्रक्रिया। लास्ट में इसमें आप कुछ रेफरेंस दे देंगे, कुछ बुक्स का, साइकोलॉजी की, कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की आप बुक्स लीजिएगा, 5 बुक्स का आप रेफरेंस दे सकते हैं। इस तरह आप रेफरेंस दे दीजिएगा। तो ये था आपका युग्मित सहचर्य विधि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू।